क्वेश्चन नंबर 4 खा तक तो हम लोग लास्ट टाइम कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 गा से स्टार्ट करेंगे। हम पढ़ते हैं, आप भी ध्यान से सुनिए। लिखा हुआ है एक प्रोटॉन तथा एक फोटॉन। एक प्रोटॉन है और एक फोटॉन है। इनकी दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्रमशः λ1 और λ2 है। मतलब प्रोटॉन की दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य λ1 है और फोटॉन की दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य λ2 है। प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा तथा फोटॉन की गतिज ऊर्जा E समान है। प्रोटॉन की भी गतिज ऊर्जा कैपिटल E है और फोटॉन की गतिज ऊर्जा भी कैपिटल E है। तो बोला गया है सिद्ध करिए λ1 अपॉन λ2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √E। मतलब प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा, प्रोटॉन की दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य और फोटॉन की दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का जो अनुपात है वो उनकी गतिज ऊर्जाओं के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। ये आपको प्रूव करना है। तो एक प्रोटॉन और एक फोटॉन, यहां पर दो पार्टिकल्स की बात की जा रही है। इसका आंसर आप देखें। सबसे पहले प्रोटॉन से संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। प्रोटॉन से संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य λ1 से रिप्रेजेंट किया गया है। आप सभी लोग फॉर्मूला जानते हैं, H अपॉन P फॉर्मूला होता है दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का। P क्या, H प्लांक्स कांस्टेंट है और P संवेग है। संवेग का फॉर्मूला गतिज ऊर्जा के पदों में आप लोग जानते होंगे, H अपॉन √2mk। लेकिन क्योंकि ऊर्जा को E से लिखा है इन्होंने तो हमने भी E लिख दिया। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब फोटॉन से संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। फोटॉन से संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, उसको λ2 से रिप्रेजेंट किया गया है। आप सभी को याद होगा कि फोटॉन से संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य जो होती है तो उसके लिए फोटॉन की ऊर्जा का वैसे फॉर्मूला क्या होता है। फोटॉन की ऊर्जा का फॉर्मूला है hc अपॉन लैम्डा। तो यहां से अगर हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या निकलेगी, hc अपॉन ए। ठीक है। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये है प्रोटॉन से संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य और ये है फोटॉन से संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। हमको तो दोनों का रेशियो चाहिए। तो अब हम करते ये हैं कि इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1, लेफ्ट हैंड साइड λ1, इसका लेफ्ट हैंड साइड λ2। जब आप डिवाइड करेंगे तो ये होगा h अपॉन √2me अपॉन λ2 की जगह पर आएगा hc अपॉन e। आप इसे कैलकुलेट करिए तो λ1 अपॉन λ2 इज इक्वल टू, ये ऊपर में जो नंबर लिखा हुआ है h अपॉन √2me, ये तो ऐसा ही बना रहेगा, ये नंबर पलट जाएगा तो यह जाएगा E अपॉन HC। H से H पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद आप देखें ये √E है, √E से हम इस E को कैंसिल कर सकते हैं। तो ये आपको मिलेगा λ1 अपॉन λ2 इज इक्वल टू, λ1 अपॉन λ2 इज इक्वल टू
अंडर रूट ई से ई को कैंसिल करिए, अंडर रूट ई बचेगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ई अपॉन अंडर रूट 2m तो बना रहेगा, c बाहर रहे तो c अंडर रूट 2m। अब यहां पर आप देख सकते हैं c क्या चीज है, c है प्रकाश की चाल, तो यहां पर हम लिख सकते हैं यहां जो c है ये है प्रकाश की चाल, और प्रकाश की चाल एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये तो चेंज नहीं होता। दूसरा जो आप इसमें m देख रहे हैं, m इज द मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की दे ब्रोगली तरंग थी ना, तो m प्रोटॉन का द्रव्यमान है, m जो है वो प्रोटॉन का द्रव्यमान है। प्रोटॉन का द्रव्यमान, और प्रोटॉन का द्रव्यमान भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, c भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, और 2 तो कांस्टेंट है ही। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e, और अंडर रूट e, यही चीज हमको प्रूव भी करनी थी। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। प्रोटॉन की डे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य निकालेंगे h अपॉन p से, p इज इक्वल टू अंडर रूट 2m के गतिज ऊर्जा है, तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा E दी है उन्होंने। फोटोन से संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, फोटोन की एनर्जी फॉर्मूला होता है hc अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा निकालेंगे तो hc अपॉन E आ जाएगा। हमें तो लैम्डा अपॉन लैम्डा 2 चाहिए था, तो इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 से हमने डिवाइड कर दिया, और सॉल्व करने के बाद हमको जो ये मिला, इसमें c एंड m बोथ आर कांस्टेंट टर्म्स। अगर ये दोनों ही कांस्टेंट हैं तो हम लिख सकते हैं लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ई। बस यही आपको लाना भी था। इसके बाद नेक्स्ट 4 घा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 घा आंसर, एक फिगर बना हुआ है, मैं भी बना लेता हूं इस फिगर को। ये एक फिगर बना हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 घा में, लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूं, आप भी ध्यान से सुनिए। एक 90 डिग्री कोण वाले प्रिज्म के पृष्ठ ए बी पर 90 डिग्री प्रिज्म का कोण है, उसका ये जो सरफेस ए बी है, इस पर एक वर्णी प्रकाश की किरण, एक वर्णी मतलब एक कलर की जो लाइट है, प्रकाश की किरण है, वो चित्र के अनुसार ऐसे आपतित होती है। अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण पृष्ठ AC के स्पर्शवत निकलती है। ये प्रकाश किरण इससे जाती है, यहाँ अपवर्तन होता है पहले उसका, फिर जब सरफेस AB पर पहुंचती है तो यहाँ पर भी उसका रिफ्रैक्शन होता है, लेकिन वो रिफ्रैक्ट होके ऐसे सरफेस AB के साथ साथ ऐसे चली जाती है।
वही लिखा गया है कि किरण पृष्ठ AC के स्पर्शवत निकलती है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल यहाँ पर कितना बन जाएगा, अगर स्पर्शवत निकलेगी, ये नॉर्मल बने हुए, इसको N1 और इसको N2 मान लेते हैं। ये नॉर्मल नंबर 1, नॉर्मल नंबर 2। अगर ये स्पर्शवत निकल गई है तो जाहिर सी बात है ये एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। आप थोड़ा सा इसको आगे जब बढ़ाएंगे हम इस तरह से, ऐसे, क्योंकि प्रकाश किरण के जाने का प्रारंभिक रास्ता ये है, प्रकाश किरण जब निकली है तो वो ऐसे निकल गई है। तो अगर हम इसको पीछे बढ़ाते हैं तो ये एंगल आपको क्या मिलेगा, ये एंगल आपको डेल्टा मिलेगा, विचलन कोण, ठीक है। तो आपतन कोण यहाँ पर 45 डिग्री है। आपने प्रिज्म के जो आर्टिकल पढ़ा था उसके मुताबिक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर I1 की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू है 45 डिग्री और I डैश की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, ठीक है। इसके बाद ये R है और ये भी क्या है, R डैश, इसको माना गया था, ठीक है। तो I है 45, I डैश 90 डिग्री है। हमें प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक चाहिए। देखिए, तो मैं एक छोटा सा हिंट आपको बताता हूं कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है वो है साइन A प्लस डेल्टा अपॉन 2 अपॉन साइन A बाई 2, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसमें अगर मुझे अपवर्तनांक चाहिए, इसका मतलब मुझे इतनी सारी चीज़ें चाहिए, मुझे A की वैल्यू चाहिए, मुझे डेल्टा M की वैल्यू चाहिए, ये सब चीज़ हमको निकालनी पड़ेगी। A क्या होता है, प्रिज्म कोण, तो प्रिज्म कोण तो यहाँ 90 डिग्री का है। यहाँ जो प्रिज्म कोण है A इज इक्वल टू 90 डिग्री, बस डेल्टा M निकालने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको एक फॉर्मूला याद होगा, डेल्टा M का फॉर्मूला। आपने डेल्टा M इज इक्वल टू ये एंगल प्लस ये एंगल, क्यों, क्योंकि डेल्टा M इस वाले त्रिभुज, जो छोटा सा ट्रायंगल आप देख रहे हैं, इसका एक्सटर्नल एंगल है, बाह्य कोण है। अगर ये बाह्य कोण है तो डेल्टा बराबर ये आ जाएगा I माइनस, आपको याद होगा इस एंगल को माना गया I माइनस R, और ये एंगल कौन सा था, I डैश माइनस R डैश। तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, I माइनस R प्लस I डैश माइनस R डैश। उस तरह से जब हमने कैलकुलेट किया तो डेल्टा की वैल्यू निकल करके आई थी I प्लस I डैश माइनस A, ये वैल्यू निकल करके हमको मिली थी। अगर हम इनमें वैल्यू अप्लाई करेंगे तो डेल्टा M की वैल्यू कितनी मिलेगी हमको, I की जगह पर 45 डिग्री, I डैश की जगह पर 90 डिग्री एंड A इज अगेन 90 डिग्री। A की वैल्यू भी 90 डिग्री है। अगर आप प्लस 90 से माइनस 90 कैंसिल कर देंगे तो आपको विचलन कोण कितना मिलेगा, विचलन कोण हमको मिलेगा 45 डिग्री। अभी तो हमारे पास A भी है और डेल्टा भी है, अब हम इनकी वैल्यूज यहाँ लिख करके कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अपवर्तनांक के लिए लिख देते हैं वैल्यू, N इज इक्वल टू प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक N इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा M बाई 2। तो A की जगह पर है 90 डिग्री प्लस डेल्टा M है 45 डिग्री अपॉन 2 अपॉन साइन A बाई 2। साइन A बाई 2 मीन्स
साइन 90/2, ए की वैल्यू 90 है ना, 90/2। अब इससे आपको कैलकुलेट करना होगा, तो n इज इक्वल टू हमको मिलेगा साइन, और ये हो जाएगा कितना, 90 + 45 से 135, और 135/2 67.5, 67.5 डिग्री अपॉन साइन 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ साइन 67.5 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 0.9238 लगभग होती है। साइन 45 1/√2 होगा, फिर 0.9238 ये नंबर पलट जाएगा तो √2 पर आ जाएगा। ठीक है, और √2 की वैल्यू 1.414, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये इसका आंसर आएगा। तो उसके जो प्रिज्म है उसके पदार्थ का अपवर्तनांक लगभग 1.3026 के बराबर होगा। ठीक है, और आप चाहें तो यहाँ डेल्टा m ना लिखें, आप डेल्टा से इसको सॉल्व करें। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि डेल्टा m का मतलब होता है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, और मिनिमम डेविएशन जब होता है तो i की वैल्यू i डैश के बराबर होती है, पर यहाँ तो i का मान i डैश के बराबर नहीं है, इसलिए मिनिमम डेविएशन आप मत लिखें, सीधे साइन a + डेल्टा/2 अपॉन साइन a/2, और उसके मुताबिक सॉल्व करके ये आंसर आप निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 घ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लगाते हैं 4 अंगा, तो इसे आप नोट कर लें, इसके बाद ही करते हैं फिर हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 अंगा लिखा है मीटर ब्रिज का सिद्धांत क्या है। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया कि मीटर ब्रिज का सिद्धांत क्या है। तो मैं आपको बताऊं, मीटर ब्रिज जो होता है वो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले मीटर ब्रिज का सिद्धांत। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे मीटर ब्रिज व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो मीटर ब्रिज है वह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करता है। और व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या होता है, व्हीटस्टोन सेतु में तो 4 प्रतिरोधों को संयोग करके एक ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार किया गया है। मैं इसको ऐसे बना देता हूं, देखिए हर ये जो 4 प्रतिरोध हैं यहाँ पर, इनमें चारों भुजाओं में ये एक चतुर्भुज है जिसमें चारों भुजाओं में एक एक प्रतिरोध लगाया गया है। इस तरह से इसके एक विकर्ण पर गैल्वेनोमीटर और इसका जो दूसरा विकर्ण था उसके साथ एक सेल, एक कुंजी, इस तरह से ये सेल का प्लस और माइनस। इसको कुछ नाम रख सकते हैं आप, R1, R2, R3 और R4। ये A है, ये B है, ये C और ये यहाँ पर D है। तो AB भुजा में R1 प्रतिरोध, BC भुजा में R2, A से D के बीच R3 और D से C के बीच R4 रेसिस्टेंस लगाया गया था। ठीक है, और संतुलन की अवस्था में
संतुलन की अवस्था में R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। ये संतुलन की अवस्था में हमको इसमें मिलता है। यही पूरा नक्शा यहाँ पर एक फिगर इन्होंने बना के दिया हुआ है, जिसपे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे ये एक AC एक वायर लगी है, रेसिस्टेंस वायर। इस रेसिस्टेंस वायर में एक सिरे पर ये प्रतिरोध लगा है R1, एक ये रेसिस्टेंस लगा हुआ है R2। यहाँ पर जो कि यहाँ से 40 सेंटीमीटर ऐसा फिगर में दर्शाया गया है, 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक ये पॉइंट मिल रहा है D। अब बाकी हम पढ़ते हैं तो आपको क्लियर होगा। ये यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ठीक है। अब हम बाकी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये हमने अभी भी क्या कर लिया, मीटर ब्रिज का सिद्धांत क्या होता है। तो मीटर ब्रिज का सिद्धांत क्या है, मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसमें इस तरीके का एक फिगर रहेगा, और जब ये फिगर संतुलन की अवस्था में होगा तो R1 की वैल्यू R1 अपॉन R2 की वैल्यू R3 अपॉन R4 के बराबर होगी। और ये संतुलन की अवस्था में कब माना जाएगा, जब गैल्वेनोमीटर वाले रास्ते पर जाने वाली करंट कैसी होगी, जीरो। गैल्वेनोमीटर करंट कैसी होगी, जीरो। और गैल्वेनोमीटर करंट जीरो क्यों होगी, क्योंकि एट दैट सिचुएशन पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P एंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट D विल बी सेम, मींस VB विल बी इक्वल टू VD, क्योंकि दोनों के विभव बराबर होंगे, विभवांतर जीरो होगा, इसलिए इस रास्ते पर कोई करंट नहीं जाएगी। ठीक है, अब हम आगे का न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि मीटर ब्रिज के प्रयोग में चित्रानुसार अविक्षेप बिंदु D मीटर ब्रिज के तार पर सिरे A से 40 सेंटीमीटर दूरी पर मिलता है। ये अविक्षेप बिंदु है, तार के सिरे A से 40 सेंटीमीटर दूरी पर मिलता है। मीटर ब्रिज में पूरा जो वायर लगा होता है वो 100 सेंटीमीटर का लगा रहता है, 1 मीटर का, उसमें ये नल पॉइंट 40 सेंटीमीटर पर मिलता है हमको। यदि R1 के श्रेणी क्रम में 10 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया जाए, इसके श्रेणी क्रम में 10 ओम का और प्रतिरोध जोड़ दिया जाए, तब अविक्षेप बिंदु की दूरी A से 60 सेंटीमीटर हो जाती है। तो R1 और R2 के मान ज्ञात करिए। ये एक न्यूमेरिकल है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं आंकिक भाग, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर इससे इसकी कंपेयर करेंगे तो ये R1 है A और B के बीच में, B और C के बीच में R2 है, तो A और D के बीच में क्या होगा, A और D के बीच में इतने बड़े 40 सेंटीमीटर लंबे तार का जो प्रतिरोध होगा वो प्रतिरोध ही क्या कहलाएगा, R3। और D से C यानी कि D से C के बीच में इतने लंबे तार का जो प्रतिरोध होगा वो क्या कहलाएगा, R4 कहलाएगा। तो हम सबसे पहले AD तार का प्रतिरोध निकाल लेते हैं। AD तार का प्रतिरोध R3 लिखेंगे। आपने प्रतिरोध का बेटा एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो रो क्या है, तार के पदार्थ का तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, L लंबाई है और A उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अगर ये मान लिया जाए कि जो तार यहाँ लगा है इसका विशिष्ट प्रतिरोध रो है और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, तो R3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रो इंटू 40 अपॉन A, ठीक, ये R3 आ जाएगा। तथा DC तार का प्रतिरोध, DC तार का प्रतिरोध, तो DC तार का प्रतिरोध को किससे लिखेंगे, R4। वो कितना होगा, रो इंटू इसकी लेंथ कितनी होगी, अगर ये 40 है तो इधर 60 हो जाएगा, 60 अपॉन A। ये हमने R3 निकाल लिया और ये हमने R4 निकाल लिया।
अब मीटर ब्रिज के सिद्धांत से क्या होगा, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 से। तो R1/R2 तो हम ऐसे ही लिख देंगे, R3/R4 करेंगे, रो अपॉन ए से रो अपॉन ए कैंसिल हो जाएगा, 40/60 आएगा, 40/60 दैट इज R1/R2 इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, इतना आ गया। अब अगली कंडीशन सुनिए, उन्होंने ये बोला कि यदि R1 के श्रेणी क्रम में 10 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया जाए। अब अगर R1 के श्रेणी क्रम में हम 10 ओम का प्रतिरोध जोड़ देंगे, इसके सीरीज में 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा देंगे। अब आप खुद मुझे बताइए, अगर इसके श्रेणी क्रम में आप 10 ओम का प्रतिरोध लगा देंगे तो तुल्य प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा, R1 + 10। भाई श्रेणी क्रम में लगाएंगे ना आप, तो श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध जोड़े जाते हैं तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकाला जाता है, R1 + R2 + R3। अब R1 के साथ श्रेणी क्रम में अगर 10 ओम रेजिस्टेंस डाल देंगे आप, तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R1 + 10। और उस वक्त अविक्षेप बिंदु A से 60 सेंटीमीटर दूरी पर मिलता है। उस वक्त A से 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर जाकर यह अविक्षेप बिंदु मिलेगा। उस समय कंडीशन 2, कंडीशन 2 में क्या करेंगे, कंडीशन 2 में R1 की जगह पर क्या हो जाएगा बताइए, R1 + 10 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन R2 की जगह तो R2 बना रहेगा, इज इक्वल टू, अब R3 का मान बताइए। उस वक्त यहां से कितनी डिस्टेंस पर आपको अविक्षेप बिंदु मिलेगा, 60 सेंटीमीटर पर। तो R3 आ जाएगा रो इंटू 60/A, रो इंटू 60/A। और R4 की वैल्यू, उस समय जो ये तार बचेगा उसका प्रतिरोध कितना होगा, रो इंटू 40/A, या फिर रो से रो, A से A कैंसल हो जाएगा। और ये जो वैल्यू आपको मिलेगी R1 + 10/R2 इज इक्वल टू 60/40, तो 20 × 60, 20 दूना 40। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम एक काम कर देते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 से डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड है R1/R2 और इसमें डिवाइड कर रहे हैं R1 + 10/R2 से। तो R1/R2 की वैल्यू कितनी है, 2/3। ठीक, और R1 + 10/R2 की वैल्यू कितनी है, 3/2। R2 से R2 कैंसल, R1/R1 + 10 इज इक्वल टू, ये नंबर पलट कर 4/9 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, 9R1 इज इक्वल टू 4R1 + 40। ये 4R1 इधर आके माइनस हो जाएगा, 5R1 इज इक्वल टू 40, देन R1 इज इक्वल टू 8 ओम। तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 ओम के बराबर आ गई। अभी R2 चाहिए हमको, तो हम इसमें रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 में है R1/R2 इज इक्वल टू 2/3, R1/R2 इज इक्वल टू 2/3। R1 की जगह पर हम 8 लिख देंगे, R2 हमें फाइंड आउट करना है, अपॉन 2/3। 2 1s are 2, 2 4s are 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R2 को 1 से करेंगे R2
और 4 3 जार 12 ओम। इस तरह से R1 और R2 दोनों की वैल्यूज निकल करके हमें मिल गई कितनी? R1 की वैल्यू हमको मिल गई 8 ओम और R2 की वैल्यू आ गई 12 ओम। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया फॉर अंगा। क्या आपको ये समझ नहीं आया? क्यों भाई? आ गया। इसमें मीटर ब्रिज का सिद्धांत लिखना था, वो हमने लिख दिया। इसके बाद न्यूमेरिकल पार्ट में इसका और इसका प्रतिरोध निकालने का तरीका हमने आपको बताया कि कैसे आप निकालोगे। पहली कंडीशन में R1/R2 2/3, दूसरी कंडीशन में R1 के साथ 10 ओम का श्रेणी क्रम का प्रतिरोध लगाया गया और तब अविच्छेद बिंदु 60 सेंटीमीटर पर मिला। तो R1 + 10/R2, R2 के साथ तो कुछ जोड़ा नहीं गया। इधर की तरफ रो इंटू L1/A, तो इस बार लंबाई 60 सेंटीमीटर पर मिली और अगर उधर 60 हो गई तो इधर वाली 40 बचेगी। अब इसको सॉल्व करा तो ये आ गया। बस इक्वेशन 1 में 2 से डिवाइड करके R1 निकाल दिया, R1 की वैल्यू उसमें रख के R2 भी आ गया। तो आप इसे नोट कर ले। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का में। क्वेश्चन नंबर 5 का में है P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाले वैद्युत द्विध्रुव को एक समरूप वैद्युत क्षेत्र E में रखा जाता है, तो ज्ञात कीजिए। क्या किया गया है कि एक वैद्युत द्विध्रुव हमारे पास है, उसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के बराबर है, उसे हम एक समरूप वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र, इसकी तीव्रता E है, उसमें हम रखते हैं उसको। तो उन्होंने बोला ज्ञात करिए। क्या क्या ज्ञात करना है? पहला पार्ट, द्विध्रुव की अक्ष को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 45 डिग्री घुमाने पर द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण। सेकंड, साम्यावस्था में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। थर्ड, साम्यावस्था में द्विध्रुव को 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य। इतनी चीजें आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट पे मान लिया कि ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है और इस एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E। लिखा है द्विध्रुव की अक्ष को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 45 डिग्री घुमाने पर एक डायपोल हमने रख दिया। ये डायपोल है। सपोज दिस इज पॉजिटिव Q चार्ज, दिस इज नेगेटिव Q चार्ज, या इधर नेगेटिव कर लें और इधर पॉजिटिव कर लें। ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। आप द्विध्रुव की अक्ष जानते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर इसकी डायरेक्शन होती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी P की। और वैद्युत क्षेत्र के साथ कितना एंगल बनाता है ये? 45 डिग्री। सो दिस इज द डायपोल AB. This is negative charge Q, this is positive Q, and dipole is making an angle 45 degree with electric field. ठीक है, and in this situation you have to find the value of torque. आपको पता लगाना है लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण पता लगाना है। तो लिख देंगे इस स्थिति में द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। क्या आपको डायपोल पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का फॉर्मूला याद है? टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। तो टाउ इज इक्वल टू P और E की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो दी नहीं हमको है। थीटा के लिए बस हम लिख सकते हैं 45 डिग्री और साइन 45 की वैल्यू क्या होगी? 1/√2, देन इट विल बी PE/√2 और यूनिट न्यूटन मीटर, जो भी होगा वो इसमें आ जाएगा आंसर में। तो 5 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट PE/√2।
ओके, दिस इज फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन हमको बोला गया साम्यावस्था में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा साम्यावस्था में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा साम्यावस्था में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र की पहचान क्या है? वैद्युत बल रेखाएं सारी की सारी समांतर और समदूरस्थ होती हैं। तो ये है एक समान वैद्युत क्षेत्र। साम्यावस्था में जब होता है डाइपोल तो वो ऐसा होगा। अगर वो साम्यावस्था में होगा तो डाइपोल इस तरीके से होगा। ये नेगेटिव क्यू चार्ज है यहाँ पर और यहाँ पर है प्लस क्यू चार्ज। लेट दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल। एल डिस्टेंस इधर, एल डिस्टेंस इधर, सभी लोग जानते हैं। हमें मालूम करना है साम्यावस्था में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। अब अगर साम्यावस्था, ये साम्यावस्था है डाइपोल की। डाइपोल को जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे उसको ऐसा ही रखना, ऐसे ही रहना पसंद आता है। तो ये डाइपोल की इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अब इसमें हमें इसकी स्थितिज ऊर्जा पता लगानी है। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? आंसर है डाइपोल को वैद्युत क्षेत्र के अंदर ऐसा रखने में आपने जो वर्क किया होगा वही उस डाइपोल के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में एकत्र हो जाएगा। तो अगर आप डाइपोल की स्थितिज ऊर्जा पता लगाना चाहते हैं तो आपको क्या पता लगाना होगा? आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि डाइपोल को जब हमने ऐसा रखा या डाइपोल को ऐसा बनाया जब हमने, तो हमें कितना वर्क करना पड़ा इस पर। जितना भी वर्क आपको करना पड़ेगा वो वर्क ही डाइपोल की स्थितिज ऊर्जा बन जाएगा। ठीक है, ओके। अब ये वर्क कैसे निकाला जाए तो थोड़ा ध्यान से सोचिए। डाइपोल हम बनाना चाहते हैं प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, और ये चार्ज कहाँ से लाएंगे? हम वहां से लाएंगे। भाई डाइपोल बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? एक प्लस क्यू चार्ज चाहिए, एक माइनस क्यू चार्ज चाहिए, और दोनों के बीच में ये 2L डिस्टेंस भी चाहिए। तो हम चार्ज को लाएंगे और चार्ज को लाकर डाइपोल को बनाएंगे। ठीक है बबू, ये साइकिल पहले सही कर दो थोड़ा जरा बेटा। तो एक प्लस चार्ज लाएंगे और एक माइनस चार्ज। ठीक है, लाएंगे कहां से? आंसर है वहां से लाएंगे जहां पर इन पर कोई बल नहीं लग रहा होगा। तो बल कहां नहीं लगेगा? जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जीरो होगा? इन्फिनिटी पर। तो अगर ये चार्ज लाकर डाइपोल का निर्माण करना है तो ये चार्जेस आपको कहां से लाने पड़ेंगे? इन्फिनिटी से आपको लाने पड़ेंगे। मान लेते हैं यहां कहीं बहुत दूर अनंत है, अनंत पर एक ये चार्ज है प्लस क्यू, और इसको हम यहां लाएंगे और यहां लाकर रखेंगे। इसका कुछ नाम रख देते हैं B, इसका नाम रख देते हैं A। प्लस क्यू चार्ज को जब इधर लाएंगे तो थोड़ा ध्यान से देखिए, जैसे ही अनंत पर है तब तक तो इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। सॉरी, फोर्स इस पर जीरो है। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसलिए फोर्स जीरो है। F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो जब E जीरो तो Q भी जीरो। वहां से हम इसको लाना शुरू किए धीरे धीरे। जब इसको इधर लाएंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस आवेश पर अपनी दिशा में बल लगाता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज को ऐसा धक्का देगा। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज को ऐसा पुश करेगा, लेकिन हम तो उसको ऐसा लाना चाहते हैं। बात समझ में आ रही है आपको?
तो आपको क्या करना पड़ेगा, चार्ज यहाँ पर है, आपको ऐसा हाथ लगाकर या जैसे भी आप ला रहे हैं उसको ऐसा धक्का देके लाना पड़ेगा। तो बल भी इधर लगेगा, विस्थापन भी इधर होगा, बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हैं, तो वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव। मान लिया कि यहां से इसको यहां तक लाते गए धीरे धीरे लाते गए और यहां पर हमने इसको रख दिया। मान लिया कि यहां तक लाने में हमने कितना वर्क किया, U1 वर्क किया। ठीक है, तो इसको मैं पहले नोट कर देता हूं। माना प्लस Q आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में प्लस U1 कार्य करना पड़ता है। ठीक है, तो प्लस Q को बिंदु B तक लाने में हमको कितना वर्क करना पड़ा, प्लस U1। प्लस क्यों लिखा, अब आपको समझ आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को ऐसा दबाएगा, बाहर की तरफ धक्का देगा, पर हम तो उसको ऐसा लाएंगे, तो हम बल भी उसी तरफ लगाएंगे, विस्थापन भी उसी तरफ करेंगे। ठीक है, अब वो चार्ज लाकर यहां पर हमने रख दिया, तो क्या डायपोल बन गया, अभी तो नहीं बना, अभी एक माइनस चार्ज भी लाइए। तो अब हम एक माइनस चार्ज को यहां से लाना शुरू करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसलिए इस पर लगने वाला फोर्स भी जीरो है। अब ये चार्ज जब हम लाएंगे तो इसको भी धीरे धीरे लाएंगे। सबसे पहले हम इसको कहां तक लाएंगे, बी तक लाएंगे। अब इसके बारे में सोचिए, कार्य का क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ही इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ही इसको क्या कर रहा होगा, अपनी तरफ खींच रहा होगा। तो अगर हम इसको छोड़ देंगे थोड़ा सा इधर लाके, तो ये तो अपने आप ही इधर आ जाएगा। तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, हम इसको धीरे धीरे लाएंगे। अब आप बताइए, उसके लिए चार्ज यहां और आपको हाथ इधर लगा के लाना पड़ेगा क्या, अगर हाथ इधर लगाओगे चार्ज यहां तो खिंच जाएगा पहले से ही। तो आप हाथ ऐसा रखेंगे और चार्ज यहां होगा, फिर धीरे धीरे आप उसको लाएंगे। आप किस तरफ बल लगा रहे हैं सोच के बताइए मुझे, क्या आप इस तरफ बल लगा रहे हैं ना, आप चार्ज इधर तेजी से मत आ जाए रोकने के लिए आप उधर की तरफ बल लगा रहे हैं, बल उधर की तरफ लगा रहे हैं, विस्थापन ऐसा कर रहे हैं धीरे धीरे, समझ रहे हैं। तो आपके द्वारा लगाया गया बल उधर की तरफ है और विस्थापन ऐसा है, तो बल और विस्थापन दोनों कैसे हैं, अपोजिट। तो इस बार आपके द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, नेगेटिव। हमने माना माइनस चार्ज को यहां तक लाए, यहां तक बी तक, वर्क कितना करना पड़ा, U1, लेकिन ये वर्क कितना होगा, नेगेटिव, क्योंकि चार्ज की मात्रा उतनी ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना ही है, फोर्स भी उतना ही लगेगा और डिस्टेंस भी तो उतनी ही चल के आए हैं। इसलिए अगर प्लस को लाने में U1 वर्क करना पड़ा था, तो माइनस को लाने में भी कितना वर्क होगा, U1। बस फर्क कितना होगा कि ये वाला वर्क कैसा होगा, ये वर्क नेगेटिव होगा। ठीक है, माना माइनस Q आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में माइनस U1 कार्य होता है। ठीक है, अब देखो यहां पर हमने लिखा था करना पड़ता है और यहां पर कार्य होता है, क्योंकि हमको करना नहीं पड़ेगा, अपने आप ये चार्ज आ रहा होगा, इतना वर्क होता है, तभी माइनस में आ गया। ठीक, अच्छा अब बताइए, प्लस Q चार्ज यहां पर आ गया, माइनस Q चार्ज भी यहां पर आ गया, डायपोल बना क्या, डायपोल बन गया, अभी तो डायपोल नहीं बना। डायपोल की शर्त है कि एक प्लस Q चार्ज होना चाहिए और एक माइनस Q चार्ज होना चाहिए और उसके बीच में थोड़ी दूरी होनी चाहिए। तो अभी तो माइनस चार्ज को हम केवल यहां तक लाए हैं, तो अभी डायपोल बना नहीं,
डायपोल बने इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभी आपको माइनस चार्ज को और चला के कहां तक लाना पड़ेगा, ए तक चलाकर और आपको लाना पड़ेगा। अब माइनस क्यू आवेश को बी से ए तक लाने में प्राप्त कार्य। अब बताइए ये वाला वर्क कैसे निकाला जाएगा, बी से कहां तक ला रहे हैं हम, ए तक। कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुणे विस्थापन, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, बल गुणे विस्थापन। कितना बल लग रहा है, नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज पर जो बल लगेगा वो होगा Q इंटू E। विद्युत क्षेत्र के भीतर आवेशित कण पर लगने वाला बल यही होता है, माइनस Q इंटू E बिकॉज चार्ज इज नेगेटिव। विस्थापन B से A तक लाए हैं तो कितना विस्थापन किया है, 2L के बराबर डिस्प्लेसमेंट हमने किया है। अब देखो Q इंटू 2L, ये क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा P और साथ में कौन है, E। ठीक है, अब आप मुझे बताइए डायपोल तो बन गया, कैसे, प्लस क्यू यहां ला के प्लेस कर दिया, माइनस क्यू यहां ला के प्लेस कर दिया, देयर इज सम सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन द टू, तो डायपोल तो बन गया। लेकिन डायपोल को बनाने में आपको कुल कितना कार्य करना पड़ा, यहां लिख देते हैं। इसलिए डायपोल को बनाने में किया गया कुल कार्य, डायपोल को बनाने में किया गया कुल कार्य। कुल कार्य कैसे निकालेंगे, देखो पहले प्लस क्यू को लाए तो कितना करना पड़ा, U1, फिर माइनस क्यू को लाए तो कितना करना पड़ा, माइनस U1, फिर इसको और यहां तक लाए तो करना पड़ा माइनस PE। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, सबको जोड़ दीजिए, सारे वर्क हमने ऐड कर दिए, देखो ठीक है, जिसमें प्लस U1 माइनस U1 कैंसल हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस PE। तो डायपोल को बनाने में किया गया कुल कार्य ये है। अब डायपोल को बनाने में अगर आपने इतना काम किया है तो आपके द्वारा किया गया यह कार्य ही डायपोल की स्थितिज ऊर्जा के रूप में एकत्र हो जाएगा। इसलिए विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की साम्यावस्था में स्थितिज ऊर्जा, साम्यावस्था में स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू द्विध्रुव को बनाने में किया गया कुल कार्य, द्विध्रुव को बनाने में किया गया कुल कार्य। U द्विध्रुव को बनाने में किया गया कुल कार्य आया है माइनस P इंटू E। तो यही द्विध्रुव की साम्यावस्था में स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। अब इसके बाद हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट पे लिखा है साम्यावस्था में द्विध्रुव को 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य। तो यहां पर लिख देते हैं साम्यावस्था से द्विध्रुव को
थीटा डिग्री घुमाने में किया गया कुल कार्य। इसका तो अपना एक फॉर्मूला है कि अगर आप डाइपोल को साम्यावस्था से थीटा डिग्री कोण तक घुमाते हैं तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा। याद है किसी को ये फॉर्मूला? PE 1 माइनस कॉस थीटा। वेरी गुड। अब इस पे वैल्यू लिख दीजिए। तो PE और 1 माइनस थीटा, इसमें कितना करना है मुझे? 180 डिग्री। तो हम इसको लिख देंगे cos 180 डिग्री, देन W इज इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, वो -1 इसको मिलके +1 बन जाएगा। तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2PE। 112 2PE आ जाएगा। तो साम्यावस्था से 180 डिग्री कोण घुमाना अगर है आपको तो आपको इतना वर्क करना पड़ेगा 2PE के बराबर। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट हो गए क्वेश्चन नंबर 5 का के। आई होप कि आपको समझ में भी आ गए होंगे। तो ठीक है, आप इन्हें नोट कर लीजिए। इसके बाद आज फिजिक्स में हम इतना ही रखते हैं, आगे और भी स्टडी करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे पेपर, लेकिन नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।